नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 के नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ये किसे मिला, क्यों मिला और इसका हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन और निएंडरथल्स के साथ क्या लेना देना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, 2022 का नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक स्वीडिश जेनेटिसिस्ट को मिला है जिनका नाम है स्वांते पाबो। ये है स्वांते पाबो। इन्हें यह अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने रिसर्च किया था इन द फील्ड ऑफ जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। जो एक्सटिंक्ट होमिनिन्स हैं, होमिनिन्स का क्या मतलब हुआ? होमिनिन्स का मतलब होता है, देखिए आप जानते हैं ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, तो ह्यूमन बीइंग्स यानी होमो सैपियंस, इससे बनने से पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, या तो एंसेस्टर्स या फिर कोई ऐसी स्पीसीज जो कि रिलेटेड थी टू ह्यूमंस, तो उन्हें हम कहते हैं होमिनिन्स, यानी कि होमो सैपियंस के एंसेस्टर्स या फिर वो स्पीसीज जो रिलेटेड थी ह्यूमंस की, होमो सैपियंस की। तो उनके जीनोम के ऊपर रिसर्च किया इन्होंने। इसका मतलब है कि इन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी किया, रिसर्च किया, तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन का। अब एग्जैक्ट इनका सर्च क्या था, हम वो देख लेते हैं। देखिए, होमो सैपियंस का अच्छे से इवोल्यूशन हुआ था अफ्रीका में, और ये अप्रोक्सीमेटली 3 लाख साल पहले हुआ। तो मुख्यतः होमो सैपियंस एक ऑफिशियली जो होमो सैपियंस की जो एक स्वरूप है उसमें कहां पर आए? अफ्रीका में। कब आए? 3 लाख साल पहले। हमारे जो क्लोजेस्ट नॉन रिलेटिव्स हैं वो माना जाता है निएंडरथल्स। ये हैं निएंडरथल्स। देखिए, ये बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह लग रहे हैं, तो ये हमारे क्लोजेस्ट नॉन रिलेटिव्स हैं। 4 लाख से 3 लाख साल पहले ये हुए थे। 3 लाख साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए और फिर आ गए होमो सैपियंस, यानी कि ह्यूमन बींग्स। हमारा ह्यूमन बींग्स का ही साइंटिफिक नाम होमो सैपियंस है। अब जो निएंडरथल्स हैं, इनके जीन्स को जब स्टडी किया गया, सीक्वेंस किया गया, तो पाया गया कि प्रेजेंट डे जो ह्यूमन बींग्स है यानी होमो सैपियंस हैं, उनकी फिजियोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा निएंडरथल्स का असर है। ये कब पता चला? जब हमने निएंडरथल्स के जीन्स को स्टडी किया। फिजियोलॉजी, इसका क्या मतलब होता है? शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन। लिविंग थिंग्स कैसे फंक्शन करती हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी। तो यहाँ पर लिविंग थिंग क्या होगा? ह्यूमन बींग्स। तो इसमें यह देखा गया कि आज के समय के ह्यूमन बींग्स की जो फिजियोलॉजी है यानी शरीर क्रिया विज्ञान है, हाउ ह्यूमन बींग्स फंक्शन, उसके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस किसका है? निएंडरथल्स के जीन्स का। एग्जाम्पल के तौर पे एक जीन है EPAS1। इसका एक डेनिसोवन वर्जन होता है। ये वर्जन जो है ये हमें मदद करता है सर्वाइवल एट हाई एल्टीट्यूड। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये सर्वाइवल करने में हमें मदद करता है। ये एडवांटेज देता है हाई एल्टीट्यूड पे सर्वाइव करने की। तो आज के समय ये जो जीन है, डेनिसोवन वर्जन है, ये सबसे ज़्यादा तिब्बतन्स में पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि तिब्बत काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में प्रेजेंट है। हालांकि आज के समय चाइना ने पूरा तिब्बत को कंट्रोल कर रखा है। आप सब जानते हैं दलाई लामा इंडिया में भाग कर आए थे, और अभी तिब्बतियंस बहुत ज़्यादा धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में काफ़ी जगहों पे आज के समय तिब्बतियंस रहते हैं, लेकिन जो मेन तिब्बत है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है। तो ये जो वर्जन है डेनिसोवन वर्जन EPAS1 जीन का, ये हमें काफ़ी तिब्बतियंस में आज के समय देखने को मिलता है, जो कि एडवांटेज देता है हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइव करने का। डेनिसोवन, ये नाम कहाँ से आया? देखिए, 2008 में 40,000 साल पुरानी एक फिंगर बोन फ्रेगमेंट मिला। कहाँ पे? डेनिसोवा केव, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया में प्रेजेंट है। इसको जब स्टडी किया गया, इसकी DNA सीक्वेंसिंग की गई, तो हमें प्रीवियसली अननोन होमिनिन यानी पहले जिन होमिनिन का पता ही नहीं था उसके बारे में हमें पता चला, उसकी डिस्कवरी हुई, इसलिए उनका नाम रख दिया गया डेनिसोवा। अगेन होमिनिन, मैंने क्या बताया? या तो डायरेक्ट एंसेस्टर्स जो थे ह्यूमन बींग्स के, या फिर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस। वो स्पीसीज जो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड थी ह्यूमन बींग्स के, उन्हें कहते हैं होमिनिन। तो इस DNA सीक्वेंस किसके, ये जो हमें फिंगर बोन फ्रेगमेंट मिला, तो इसकी स्टडी, इसकी DNA सीक्वेंस से हमें होमिनिन, एक नई जो पहले जिसके बारे में पता नहीं था उस स्पीसीज का पता चला, होमिनिन, अननोन होमिनिन का पता चला। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? डेनिसोवा रखा गया। अब जो हमारे मॉडर्न ह्यूमंस हैं, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो निएंडरथल्स और डेनिसोवंस थे, यानी कि वेरी क्लोज एंसेस्टर्स।
अब ये देखिए, निएंडरथल्स और डेनिसोवंस, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 20,000 साल तक ये कोएग्जिस्ट करे। इसका मतलब है कि साइमल्टेनियसली एक ही समय निएंडरथल्स और डेनिसोवंस एक साथ रहे, और जब ये कोएग्जिस्ट करे तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ इनके बीच में इंटरब्रीडिंग भी हुई। तो यहाँ पर इंटरेक्शन भी हुई, इंटरब्रीडिंग भी हुई, और 2000 साल तक ये कोएग्जिस्ट करे हमारे मॉडर्न ह्यूमंस के जो क्लोज रिलेटेड हैं, क्लोज एंसेस्टर्स हैं, दैट इज निएंडरथल्स और डेनिसोवंस। अब हमारे जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, इनके बीच में निएंडरथल्स और डेनिसोवंस का काफ़ी जीनोम हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूरोपियन और एशियन डिसेंट की बात करें तो वहाँ पे 1 से 4%, 1 to 4% जो जीनोम है वो निएंडरथल से देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम मेलानेशिया और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो 6% डीएनए जो है वो डेनिसोवा का देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि ये हमारे क्लोज एंसेस्टर्स हैं। लेकिन अब यहाँ पे एंशियंट डीएनए में एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम है? कि इसको एम्पलीफाई और सीक्वेंस करना ईजी नहीं है। क्या कारण है कि एंशियंट डीएनए को सीक्वेंस करना ईजी नहीं है? क्योंकि ये डीएनए काफ़ी हाईली फ्रेगमेंटेड होता है, काफ़ी छोटे फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड हो गया होता है, तो हाईली फ्रेगमेंटेड होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी कंटेमिनेशन देखने को मिलती है। कंटेमिनेशन किसकी? माइक्रोब्स की, जैसे कि फंगस या फिर बैक्टीरिया। तो इनकी वजह से इसको सीक्वेंस करना आसान नहीं होता। इसके साथ साथ ओवर द टाइम, मतलब समय के साथ साथ, क्योंकि अब ये एंशियंट डीएनए की बात कर रहे हैं, काफ़ी साल पुराने डीएनए की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी साल के बाद क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये डिग्रेड हो जाता है और केमिकली मॉडिफाइड हो जाता है। केमिकली मॉडिफाइड का मतलब है कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है वहाँ पर समय के साथ मॉडिफिकेशन हो जाती हैं। तो ये कारण है हाईली फ्रेगमेंटेड, कंटेमिनेशन फ्रॉम माइक्रोब्स लाइक फंगस और बैक्टीरिया, फिर समय के साथ साथ डिग्रेड हो गया और केमिकली मॉडिफाई हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एंशियंट डीएनए को एम्पलीफाई और सीक्वेंस करना आसान नहीं होता। तो वहाँ पर आते हैं स्वांते पाबो, जिन्होंने निएंडरथल्स, जो हमारे क्लोजली नॉन रिलेटिव हैं, उनके माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को सीक्वेंस करके स्टडी किया। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इसकी खासियत ये होती है कि इसके पास अपना डीएनए होता है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव है। नेगेटिव ये कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम है ये काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल होता है, और सेल की बहुत ही कम फ्रैक्शंस में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम में प्रेजेंट होती है। लेकिन इसका पॉजिटिव ये है कि यहाँ पर जीनोम थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज में प्रेजेंट होता है, यानी कि सिर्फ एक जीनोम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जीनोम की कॉपीज होंगी। तो एक को स्टडी किया, अगर इसमें स्टडी नहीं हो पाया तो दूसरे को, तीसरे, ऐसे करके थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि सक्सेसफुल सीक्वेंसिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। कि सीक्वेंसिंग तो करनी है तो इसकी सक्सेस के चांसेस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज होती हैं। ये पॉजिटिव है माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम का। तो डॉक्टर पाबो ने इसके ऊपर ही रिसर्च किया और इनकी वजह से एक नए साइंटिफिक डिसिप्लिन का राइज हुआ, दैट इज पैलियोजेनोमिक्स। क्या होता है पैलियोजेनोमिक्स? पैलियोजेनोमिक्स इज द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ जीन्स ऑफ एंशिएंट और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे जब पहले प्रॉब्लम होती थी कि कंटेमिनेशन है, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन हैं, इसके साथ डिग्रेड हो जा रहा है, केमिकली मॉडिफाई हो जा रहा है, तो अब क्या हो रहा है? अब माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम को स्टडी किया जा रहा है और उससे जो हमारे एंशिएंट और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जीन्स की स्टडी और एनालिसिस करने में मदद मिल रही है, जिसको हम पैलियोजेनोमिक्स कहते हैं। तो डॉक्टर पैबो के रिसर्च से अब ये जो नए साइंटिफिक डिसाइपल है पैलियोजेनोमिक्स, इसको काफ़ी राइज मिल रहा है और इसी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज 2022 में मिला इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। इसके साथ साथ हाल ही में हमने नोबेल पीस प्राइज को भी कवर किया था अपने एक अलग वीडियो में। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम धीरे धीरे नोबेल प्राइज जिसको भी मिलेगा 2022 में उन सारों को एक एक करके कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल में आने वाली हैं। एक तो नोबेल प्राइज की पूरी हिस्ट्री जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया जाएगा और इसके साथ साथ नोबेल प्राइज में जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस बनते हैं उन सारों को भी हम कवर करेंगे। तो ये सारी की सारी वीडियोज आपको काफ़ी जल्द मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।